हेलो फ्रेंड्स जय हिंद। ये टॉपिक अब प्रेसिडेंट जो आप देख रहे हैं वो दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले जो पढ़ाया था इसके बाद ये अब यहाँ पदावधि और महाभियोग के से कंटिन्यूस करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो क्या अगर वो प्रेसिडेंट 5 वर्ष अपने पोस्ट को होल्ड करते हैं तो क्या वो हट सकते हैं कि नहीं? बीच में कोई तरीका है जिससे हटाया जा सकता है? सपोज अगर उनका जो इलेक्शन है, ठीक है, उनका जो चुनाव है अगर असंवैधानिक है तो क्या इसके तौर पर हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी संविधान में प्रावधान है। देखिए क्या है, अगर वो राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लगता है, संविधान का उल्लंघन, ठीक है, का आरोप लगता है कि उन्होंने क्या किया, जो संविधान में जो मेंशन है, जो वर्णित है, उसका उल्लंघन किया है। ठीक है, तो इसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, उनको पद से हटा सकते हैं। बट इतना आसान नहीं है कि हम उनको बस रिटर्न में कुछ लिख दिए तो उनको हट जाएंगे। नहीं, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। उस प्रोसेस, उस तरीके को हम कहते हैं महाभियोग, हिंदी में इम्पीचमेंट, इंग्लिश में। ठीक है, तो अब देखते हैं इम्पीचमेंट कैसे शुरू किया जाता है। इम्पीचमेंट शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए सपोज लोकसभा, यहाँ पे 2 सदन, ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे संसद के 2 सदन होते हैं। ये है, मान के चलिए कि संसद का 2 सदन होता है। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा होता है, मान लीजिए कि लोकसभा जो है उनको ये लगता है कि नहीं, जो हमारे राष्ट्रपति है उनके द्वारा क्या हुआ है, संविधान का उल्लंघन हुआ है, और यहाँ से इम्पीचमेंट चालू होता है। तो मान लीजिए कि जितना भी यहाँ पे देखिए, जितना भी प्रेजेंट है लोकसभा में, जितना भी प्रेजेंट है, उपस्थित सदस्य हैं, उसका 1/4 लिख के संसद में, आपको संसद का लोकसभा में जहाँ से ये शुरुआत होता है, मान लीजिए लोकसभा को लगता है कि नहीं, जो संसद प्रेसिडेंट है उनके द्वारा संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो जो शुरुआत होता है, जिस सदन से शुरुआत होता है, उस सदस्य से 1/4 लिख के संसद में जमा करते हैं। ठीक है, और संसद में जब जमा करते हैं तो आपको संसद में जमा करने के बाद, उसके बाद वहां से अगर 2/3 बहुमत से पास होता है वो बिल, जो है, जो बिल जमा होता है इम्पीचमेंट का, वो 2/3 बहुमत के पास होने के बाद वो क्या होता है, राष्ट्रपति को एक 14 दिन का सूचना भेजा जाता है। देखिए यहाँ पे है, ये मान लीजिए लोकसभा। अब लोकसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं वो क्या करते हैं, 1/4 पहले प्रस्तावित करते हैं कि नहीं, आपको जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा संविधान का उल्लंघन हुआ है। तो उल्लंघन हुआ है तो 1/4 क्या हुआ, लिख के दे दिए, तो वहां से शुरुआत हो गया इम्पीचमेंट का। अब वो बिल जो है, बिल जाता है संसद का लोकसभा में। कहा गया, जहां से ये शुरू हुआ है, जहां से ये शुरू हुआ है, ठीक है, जहां से शुरू हुआ वहां पे गया। अब वहां पे जो जितना भी मेंबर है उसको 2/3 से ये बिल को पास करना होता है। ठीक है, ये प्रस्ताव को या बिल को 2/3 बहुमत से पास करना होता है। अगर ये 2/3 बहुमत से पास हो गया तो फिर क्या करते हैं, हम 14 दिन के लिए राष्ट्रपति को नोटिस भेजते हैं कि आप दूसरे सदन में, अब ये हो गया, यहाँ का लोकसभा का काम खत्म। दूसरे सदन में आप अपना उपस्थित हो और आपके ऊपर लगाएगा जो भी आरोप है उसके विरुद्ध आप अपने बोल सकते हैं। तो 14 दिन के लिए राष्ट्रपति जी को नोटिस चला गया।
अब ये मान लीजिए 14 दिन के लिए चला गया, अब ये मामला फिर दूसरे सदन में चला गया, इसका मतलब राज्यसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा में चला गया। अब राज्यसभा में जाने के बाद वहाँ पे एक पैनल बनेगा, कमेटी बनेगा। ठीक है, वहाँ पे पैनल क्रिएट होगा, एक कमेटी क्रिएट होगा और वो इस मामला को देखेगा। इसके बाद राष्ट्रपति जी को अपने विरुद्ध जो भी आरोप उनके विरुद्ध लगाया गया है उनको उसके विरुद्ध अपना बोलने का अधिकार उनको प्राप्त होता है। अब वो राज्यसभा में जाते हैं और अपना जो भी है उनका विचार रखते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा को भी लगता है, वो कमेटी को भी लगता है कि नहीं, ये उनका क्या है, जो राष्ट्रपति को लगता है कि उनका द्वारा जो दोष है उन पर वो सिद्ध होता है। ठीक है, अगर वो सिद्ध हो गया, इसके बाद भी वहाँ जो राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं राज्यसभा में, उनका वहाँ उसके द्वारा भी उनको एक बिल को सर्कुलेट होता है और वोटिंग होता है उस पर। अगर उसमें भी 2/3 बहुमत के साथ पास हो गया तो उस दिन से ही क्या होता है, महाभियोग शुरू हो जाता है और राष्ट्रपति को पद से हटना होता है। आपको राष्ट्रपति इसके बाद वर्किंग नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक समझ गए कि राष्ट्रपति अब यहाँ से हट गए। इसको पहले मिटा लेते हैं। राष्ट्रपति के हटने के बाद अब देखिए ये प्रोसेस जो है ये है क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल क्या होता है, अर्ध न्यायिक है। ये प्रक्रिया क्या है, अर्ध न्यायिक। चूंकि राष्ट्रपति क्या होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, उनके पास सेनाओं का पावर होता है, तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो वो है, तो उनके पास ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, क्वासी जुडिशियल। ठीक है, क्या है, क्वासी जुडिशियल इसको बोलते हैं। अब क्वासी जुडिशियल है तो आपने इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर राष्ट्रपति जी का वोटिंग होता है तो कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन लोग वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके जब इम्पीचमेंट होता है, हटाने के प्रोसेस में जो वोटिंग होती है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो दोनों यहाँ पे देखिए, पहले सदन के दो सदन, हाँ, तो क्या इसमें हम कह रहे थे, मतलब इसमें कि उनका जो प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट क्या होता है, एक अर्ध न्यायिक या क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। तो इसमें जो संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में नामांकित या मनोनीत कह सकते हैं, मनोनीत सदस्य, ये मनोनीत सदस्य भी क्या करते हैं, इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं। आपको क्या होता है, महाभियोग में भाग लेते हैं। देखिए जब मैं बता रहा था कि राष्ट्रपति जी का चुनाव के समय वोटिंग की बात आई तो ये मनोनीत सदस्य को क्या वोटिंग का राइट नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर जब हटाने की बात आई, महाभियोग की बात आई, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात देखिए, मैंने कहा था कि राज्य के विधानसभाओं तथा दिल्ली और पांडिचेरी का आपको केंद्र शासित प्रदेश का जो सिलेक्टेड है या फिर निर्वाचित सदस्य, उसमें क्या थे, राष्ट्रपति के चुनाव के समय वोटिंग कर सकते थे, लेकिन इम्पीचमेंट के समय या महाभियोग के समय इसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी
केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य महाभियोग में क्या नहीं कर सकते हैं, वो भाग नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते। समझ गए फ्रेंड्स? ये चुनाव के समय भाग ले सकते थे, लेकिन इम्पीचमेंट के समय क्या कर सकते हैं, ये भाग नहीं ले सकते। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि किस परिस्थिति में राष्ट्रपति जी का पद खाली हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस परिस्थिति में राष्ट्रपति जी का सीट खाली हो जाता है। यहाँ देखेंगे, पेन यूज कर लें, तो यहाँ पे रिक्तियां, ठीक है, सीट वैकेंट। रिक्तियां किस परिस्थिति में हो सकता है, यहाँ पे पहला परिस्थिति ये हुआ कि उन्होंने 5 साल अपना कंप्लीट कर लिया, 5 वर्ष क्या क्या पूर्ण कर लिया 5 साल कंप्लीट कर लिया, पहला। दूसरी बात है, अपने स्वेच्छा से वो क्या किए, त्याग पत्र दे दिए, स्वेच्छा से क्या कर दिए, त्याग पत्र दे दिए, खत्म। तीसरा परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, महाभियोग, महाभियोग के दौरान उनको हटाया जा सकता है। चौथा स्थिति क्या हो सकता है कि उनकी अगर मृत्यु हो गई, पद पर बने हुए हैं, अगर मृत्यु हो गई तो अब उनका सीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। चौथा क्या हो सकता है, अगर वो असंवैधानिक या उनका चुनाव जो है अवैध चुनाव के कारण, ठीक है, उनका अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनका इलेक्शन हुआ हो, उनको चुना गया हो, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, वो खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। ठीक है, खाली हो जाता है, खाली सीट हो जाता है। तो इनके रिक्तियां का ये आपको कारण है। महाभियोग बता ही दिए, 5 साल वो कंप्लीट किए, अपने स्वेच्छा से अगर त्याग पत्र दे देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, अगर पद पर बने हुए हैं मृत्यु हो जाती है, और अवैध चुनाव है। फ्रेंड्स, मैंने बताया अभी इम्पीचमेंट या फिर कह सकते हैं महाभियोग, तो इंडिया में अभी तक किसी पे इम्पीचमेंट लगा है क्या आपके नॉलेज में है कि किसी पर अभी महाभियोग इंडिया में लगा है? तो मैं बता दूं कि अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। यहाँ पे नोट लगा लीजिए ऐसे, अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि कितनी बार महाभियोग लगाया गया, एक बार भी नहीं। ठीक है, 0। तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए, अगर वो पद पर बने हुए हैं राष्ट्रपति जी और किसी कारण उनका
मृत्यु हो जाती है, अपना सीट वैकेंट हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाता है, या करा लेना अनिवार्य होता है संवैधानिक रूप से, जो संविधान में मेंशन है। ठीक है, तो इसके बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में वो जो राष्ट्रपति का कार्यवाही होते हैं उपराष्ट्रपति। अगर किसी का राष्ट्रपति जी का मृत्यु हो गया, ठीक है, वो सीट खाली हो गया, जो कार्यवाहिक राष्ट्रपति ये होंगे देश के उपराष्ट्रपति। देश के उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्र हो गया पति, ठीक। देश के उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहिक राष्ट्रपति होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि देश के राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए हैं और वो 5 साल कंप्लीट कर लिए, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया, इलेक्शन में देरी हो गई, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, अपने पद से हट जाएंगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक इलेक्शन नहीं होता है वो पद पर बने रहेंगे और उनके द्वारा लिया गया निर्णय भी लागू होगा। एक चीज और हम बताता हूँ, ये भी एक लिख लीजिएगा, ठीक है। इस स्थिति अगर चुनाव में देरी होने पर, चुनाव में देरी होने पर राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे और उनके लिया गया हर डिसीजन लागू होगा। पहली बात ऐसे बताइए फ्रेंड्स कि अगर राष्ट्रपति असंवैधानिक रूप से चुने गए और असंवैधानिक रूप से चुने गए हैं, तो मान लीजिए कि इम्पीचमेंट या हटाने में लग गया 6 महीना, तो 6 महीना के दौरान राष्ट्रपति कुछ तो डिसीजन लिए होंगे, तो क्या वो डिसीजन खारिज कर दिया जाएगा? तो नहीं। अगर वो डिसीजन जो लिया गया है उनके द्वारा बीच में जितना भी डिसीजन लिया गया वो वैलिड रहेगा। जिस दिन से इम्पीचमेंट लगेगा उस दिन से राष्ट्रपति जी हटेंगे, लेकिन उनके द्वारा सारे निर्णय लागू रहेंगे, उसको आपको कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपति जी की शक्तियां देख लेते हैं कि क्या क्या शक्तियां संविधान ने क्या क्या दिया है। आपको पहले एक बात बता दी है, क्या कि देश के राष्ट्रपति देखते तो बहुत पावरफुल है, लेकिन शक्ति किसके पास होता है? शक्ति प्रधानमंत्री जी के पास होता है। आपको एक यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति को लेकर। राष्ट्रपति को लेकर कि राष्ट्रपति घर का वो सदस्य है, बुजुर्ग कह सकते हैं, बुजुर्ग, ठीक है, वो बुजुर्ग है जो देखते रहते हैं, लेकिन उसका मालिक कौन होता है? उसका घर का छोटा बेटा। अरे छोटा बेटा कौन है हमारे देश में? हमारे प्राइम मिनिस्टर। बुजुर्ग कौन है? यह है प्रेसिडेंट। और छोटा बेटा क्या है? प्राइम मिनिस्टर। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, चुने हुए होते हैं, और सारी शक्तियां हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में इनके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ठीक है, इसीलिए सारे निर्णय इनके द्वारा लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिला था। ऐसे भी आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है,
प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड कहते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। क्या कहा जाता है? नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट मीन्स नाम मात्र के। अरे इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रियल हेड ऑफ स्टेट्स। चूंकि ये लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, इनके पास सारी शक्तियां होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम राष्ट्रपति जी की शक्तियां। ठीक है, इधर लिख लिए होंगे उम्मीद है। अब राष्ट्रपति जी की शक्तियां देख लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति जी के पास कौन कौन शक्तियां हैं? पहला शक्ति, कुछ याद आ रहा है? यस, याद तो आ ही रहा होगा। पहला देख लीजिए, यहाँ पे लिखता हूं, कार्यवाहिक कार्य कह सकते हैं कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, क्या है? कार्यकारी शक्तियां। लिस्ट ही कर देता हूं पहले, तो फिर आराम से एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। कार्यवाहिक शक्तियां। दूसरा क्या है? दूसरा है विधायी शक्तियां। दूसरा क्या है? विधायी शक्तियां। तीसरा बताइए, वित्तीय शक्तियां। चौथा वित्तीय शक्तियां हो गया। न्यायिक शक्तियां। न्यायिक के बाद कह सकते हैं सैन्य शक्तियां। छठा क्या है? सैन्य शक्तियां। कूटनीतिक, डिप्लोमेसी कह सकते हैं, डिप्लोमेट। ठीक है, डिप्लोमेटिक शक्तियां। सतवा देख लेते हैं क्या है? आपातकालीन शक्तियां। ठीक है फ्रेंड्स, कार्यकारी शक्तियां, विधायिकी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। और हम शक्तियां पर एक एक करके बात करेंगे और ये खत्म हो जाएगा, यहीं पे लेक्चर खत्म होगा और कंटिन्यूअस ये वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके देख लीजिए। राष्ट्रपति वो गार्जियन होते हैं जिनके नाम से देश का हर एक कार्य होता है। पहला कार्यकारी शक्तियां में देखेंगे कि राष्ट्रपति देश के वह सदस्य होते हैं जिनके नाम से देश का हर एक कार्य होता है। तो कह सकते हैं कि इसमें शासन संबंधी कार्य। पहला शासन संबंधी कार्य, मतलब जितना भी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है। पहली। दूसरी क्या है? दूसरी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री
तथा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, थोड़ा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है। नियुक्ति कौन करता है, ये करते हैं देश के राष्ट्रपति। इस देश का प्रधानमंत्री का जब इलेक्टेड होते हैं प्रधानमंत्री, तो उनका शपथ दिलाते हैं कौन, आप देखेंगे राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों का क्या करते हैं, वो नियुक्ति करते हैं और उनका शपथ दिलाते हैं, मतलब नियुक्ति करते हैं, कह सकते हैं। ये हो गया। तीसरा कह सकते हैं क्या, तो तीसरा कह सकते हैं कैग, ठीक है। कैग का नियुक्ति कौन करते हैं, आपका राष्ट्रपति करते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं सीईओ मीन्स चीफ इलेक्शन ऑफिसर का नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। राष्ट्रपति जी केंद्र तथा राज्य, ठीक है, केंद्र तथा राज्य के बीच, अगर केंद्र कोई स्पेसिफिक राज्य है उसमें कोई एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करना है, सुरक्षित एरिया या अनुसूचित जनजाति एरिया घोषित करना है, तो वो कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का घोषणा कौन करेंगे, घोषणा ये राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। इसके साथ और क्या करते हैं वो, महान्यवादी, इसका नियुक्ति कौन करते हैं, ये करते हैं राष्ट्रपति जी। और सभी राष्ट्रपति के, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने देखा है कि यहाँ पे आपको जितना भी, इसके बाद राष्ट्रपति जी का जो ये सब को नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये उनका कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, काफी है। अब देखते हैं हम लोग उनका विधायकी शक्तियां। ठीक है, अब देखते हैं विधायकी शक्तियां। विधायी कह सकते हैं, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, अरे विधायी शक्तियां क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जब संसद स्टार्ट होता है, ठीक है, तो संसद जब स्टार्ट होता है तो क्या है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, संसद को बैठक बुलाते हैं, ठीक है, बैठक बुलाते हैं, बैठक जब बुला सकते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको खत्म भी कर सकते हैं, बैठक को खत्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, विषम बुलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर कोई बिल के लेकर मामला फंस गया, कोई बिल
चल रहा है और लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या हो गया, कोई टेंशन हो गया किसी बात का, और किसी बिल पर मतभेद हो गया, कह सकते हैं मतभेद हो गया, और वोटिंग नहीं हो पा रहा है किसी बिल पर, तो राष्ट्रपति का यह अधिकार होता है, इस शक्ति विधायक की शक्तियाँ होती है कि राज्यसभा और लोकसभा को एक संयुक्त बैठक बुलाकर अब मामले के निपटारा करें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, इनके पास संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्तियां हैं। ठीक है, इसके साथ स्थगित कर सकता है, यहाँ पे बोले इसको हम बैठक खत्म नहीं कर सकते हम लोग, स्थगित कर सकते हैं बैठक को, अगर अधिवेशन को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा को जो है लोकसभा है उसमें प्रधानमंत्री के सलाह पर, क्या प्रधानमंत्री के सलाह पर क्या कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। तो विधायक की शक्तियां उनकी है। और कुछ देख लेते हैं इनकी विधायक की शक्तियां में। मनोनीत करने का शक्ति इनके पास है, क्या है, मनोनीत करने का शक्ति। तो राज्यसभा में कितना कर सकते हो, 12, और लोकसभा में 2 किया जा सकता था एंग्लो इंडियन वाले, बट अभी शायद ST/SC कानून के तहत जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये प्रोसेस अभी रहा है या नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको अब देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या कर दिया है, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा में 2 सदस्य जो था इसको एक खत्म कर दिया गया, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो हम मनोनीत विधायक की शक्तियाँ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य के मनोनीत कर सकते थे, जो कि ये प्रोसेस अभी हट गया है, तो यहाँ पे है। तो इनके पास अभी विधायक की शक्तियाँ में वाला था, अभी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल खत्म हो गया और नेक्स्ट चुनाव हुआ, तो नेक्स्ट चुनाव का प्रथम अधिवेशन में जो भाषण होता है वो राष्ट्रपति जी का होता है। नए सत्र में जो पहला अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन में भाषण जो होता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति जी का होता है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, वो संसद का जो पहला बैठक होता है, अब बैठक के तौर पर समझिए, जो पहला बैठक होता है जिसमें जो संसद सदस्य गण बैठते हैं, तो वहाँ जो पहला भाषण होता है, दिन का स्टार्टिंग, जो सेशन का स्टार्टिंग का पहला भाषण वो राष्ट्रपति जी का होता है। ठीक है, ये कुछ विधायकी शक्तियां हैं, और कुछ देखते हैं फ्रेंड्स। अब बिल के रिगार्डिंग, इस विधायकी शक्तियां में ही बिल के रिगार्डिंग बात आती है। अगर देखिए संसद में 2 सदन होता है, एक होता है संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। कोई बिल आता है, कोई बिल यहाँ से पास हो गया, कोई बिल यहाँ से भी पास हो गया, और वो चला जाता है कहाँ पे, वो चला जाता है राष्ट्रपति जी के पास। कहाँ चला गया, वो राष्ट्रपति जी के पास चला गया। अब राष्ट्रपति जी के पास
फाइनल जब सिग्नेचर राष्ट्रपति जी का होगा तभी ना वो बिल बनेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के पास 3 शक्तियां होती है। या तो बिल क्या कर लिया जाए, राष्ट्रपति जी आज क्या करेंगे, बिल को स्वीकृति दे देंगे, स्वीकृत कर देंगे। ठीक है, स्वीकृत ये तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह होगा कि आपको बिल को क्या अपने पास सुरक्षित रखेंगे और स्वीकृत बिल को स्वीकृत ये विधायक को सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, उसे पुनः विचार के लिए क्या कर सकते हैं, उसे पूर्ण विचार, ठीक है, पूर्ण विचार के लिए उसे पुनः संसद में लौटाया जा सकता है। पहला क्या किया जा सकता है, एक्सेप्टेड, दूसरा वो अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मनी बिल है या फिर कह सकते हैं धन विधेयक को अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, धन विधेयक में आपको उनको स्वीकृत करना होता है। ठीक है, धन विधेयक के कंडीशन में तो लागू नहीं होगा, बट उसको फिर पुनः विचार के लिए भेजा जाएगा। लेकिन अगर पुनः पास हो जाता है, पुनः ये बिल पास होता है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना आपको अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यह है विधायक की शक्तियाँ। लेकिन ये तो संसद हो गया, लेकिन कोई बिल, ये संसद से हो गया, ये बिल क्या हुआ, बिल, ठीक है, ये संसद में। लेकिन कोई विधानसभा में है, विधानसभा में कोई बिल पास होता है, कोई बिल पास होता है, बिल पास होता है, तो जब विधानसभा में पास होता है तो वहाँ पे तो राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल के पास जाता है स्वीकृति के लिए। कहाँ जाता है, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास भी, इनके पास 4 शक्तियाँ हैं। एक क्या है, या तो क्या कर लें, स्वीकृत कर लें। दूसरी क्या कर सकते हैं, स्वीकृत अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, तीसरी क्या कर सकते हैं, तीसरी, हाँ, लेकिन धन विधेयक के कंडीशन में नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ भी धन विधेयक के कंडीशन में नहीं रख सकते। धन विधेयक को साइन करना होगा। ठीक है, तीसरी क्या कर सकते हैं, तीसरी और, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी क्या होगा, तो यहाँ सुरक्षित रहता है। या फिर तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज दिया जाता है, विचार के लिए भेज दिया जाता है। अब जब राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा जाता है तो क्या कर सकते हैं, वो पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर फिर से देखिए, यहाँ पे क्या था, क्या अगर दोबारा बिल आता है, दोबारा बिल आता है, तो यहाँ पे सहमति देना, सहमति
सहमति देना अनिवार्य है। लेकिन अगर यही बिल राज्यपाल के थ्रू आता है और पुनः विचार किया जाता है और ये पुनः लौटता है, लौटने के बाद अगर विधानसभा से अगेन पास होकर चला जाता है, कहाँ पे? राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी के पास वो राज्यपाल भेजते हैं, तो ये राष्ट्रपति उस बिल को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्रपति जी उस बिल को स्वीकार करने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है। ये नहीं कि आपको स्वीकार करना है, लेकिन अगर संसद से अगर पूर्ण विचार के बाद लौटता है तो वहां पे सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। वहां पे आप दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर विधानसभा में कोई बिल पास होता है और वो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को पुनः विचार के लिए भेजा जाता है और वो लौटने के बाद पुनः अगर विधानसभा से वो बिल जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस पर अपना विचार प्रकट करे या फिर उसको पास करे। ठीक है, लेकिन ये धन विधेयक के कंडीशन में नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखना है। तो ये हमें विधायकी शक्तियां। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट, क्या देखेंगे? आइए नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? नेक्स्ट देखने वाले हैं वित्तीय शक्तियां। ठीक है, वित्तीय शक्तियां। और वित्तीय शक्तियां क्या है? वित्तीय शक्तियां में क्या है कि अगर वित्त संबंधी कोई भी बिल संसद में पेश होता है, संसद के किसी सदन में, लोकसभा में पेश होता है, तो धन विधेयक तो हमेशा लोकसभा में पेश होता है, ये तो पता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास धन विधेयक है, धन विधेयक। फ्रेंड्स, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कहाँ पेश होता है? ये हमेशा लोकसभा में। ठीक है, अगर धन विधेयक बिल पेश करना है तो उससे पहले राष्ट्रपति जी का क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, अनुमति लेना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्वानुमति, प्रायर। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशंस। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशंस, पूर्वानुमति बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक को पेश करना होता है लोकसभा में तो राष्ट्रपति जी का सबसे पहले क्या होता है? अनुमति लेना अनिवार्य है। पहली बात, ये धन विधेयक की पहली होगी। अब देखिए दूसरी बात क्या होगा? दूसरी ये है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वो संसद के समक्ष, संसद के समक्ष पेश करते हैं, या फिर कह सकते हैं रखते हैं, समक्ष रखते हैं। ठीक है, इसको बजट भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए क्या होगा? जो भी खर्चा होता है, ठीक है, जितना भी खर्चा होता है, जैसे फॉर गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कोई अनुदान, ठीक ना, अनुदान राज्यों को देना है,
राज्यों में बांटना है, ठीक है, तो उसमें भी राष्ट्रपति का अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति का अनुमति चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ उनकी क्या है, राष्ट्रपति जी का वित्तीय शक्तियां, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है राष्ट्रपति की अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, ठीक है। न्यायिक शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्ति हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका नियुक्ति करते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस होते हैं उनका नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो और भी जस्टिस होते हैं, ठीक है, और भी जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कह सकते हैं हम लोग कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, का नियुक्ति कौन करते हैं, ये करते हैं राष्ट्रपति जी, ये उनके पास न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं उनके पास ये न्यायिक शक्तियां हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी का सलाह के लिए हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति जी किसी भी न्यायिक कार्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेते हैं, तो वो सलाह ले सकते हैं। ये क्या है, ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। लेकिन क्या ये बात है राष्ट्रपति जी से एकदम फॉलो करना ही होता है, ये बाध्यकारी है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये सलाह क्या है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, मानना ही है, ऐसा बात नहीं है। ये हो गया। दूसरी बात, अगर कोई दोषी है, ठीक है, किसी के ऊपर दोष सिद्ध होता है, दोष सिद्ध होता है, किसी के पास दोष सिद्ध होता है, तो उस कंडीशन में उनके पास क्या कह सकती हैं, उनके पास कह सकते हैं क्षमादान, ठीक है, क्षमादान कर सकता है, क्या कर सकता है, और निलंबित कर सकते हैं, वो निलंबित कर सकते हैं, ठीक है, क्षमादान कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। इसके बाद वो प्राण दंड स्थगित कर सकते हैं। और भी शक्तियां हैं, बट इतना समझिए, कुछ क्षमादान, प्राण क्षमादान भी कर सकते हैं। इसको जो जैसे कि उनका जो सजा है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसी सारी शक्तियां इनके पास हैं, ठीक है।
तो उस कंडीशन वाइज होता है। कंडीशन यहाँ पे हम इसको पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति का जो शक्ति हो गया, न्यायिक शक्ति को, क्षमतान किस तरह का होता है, नंबर क्या होता है, उसका क्या कंडीशन है उसको बताएंगे। लेकिन ये शक्तियाँ उनके पास है, ये न्यायिक शक्तियाँ हैं कि राष्ट्रपति प्राण दान को भी क्षमा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ये राज्यपाल के पास नहीं है, ये शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये आपको राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियाँ में आता है। आप देखिए नेक्स्ट, और कुछ है इसमें बच गया तो उसको देख लेते हैं, नहीं फिर नेक्स्ट। चलिए ये हम लोग कंप्लीट हो गया। और हम लोग देखते हैं एक और सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, यहाँ बस एक लाइन लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का सैन्य शक्ति भी है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति है। नेक्स्ट देखिए क्या, सैन्य शक्ति के बाद हम लोग देखते हैं अब कूटनीतिक। कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक कह सकते हैं, डिप्लोमेट शक्तियां, ठीक है। राजनीतिक शक्तियां कह सकते हैं। देखिए राजनीतिक शक्तियां में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते, समझौते राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रपति के नाम से संसद में पेश किया जाता है। देखिए क्या आता है इसमें, ये है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, ये है इंडियन गवर्नमेंट, ये है फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ठीक है, जो भी है। अगर उसके बीच MOU होता है, क्या होता है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझौता पत्र, तो किनके नाम से होता है, ये होता है राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, वो राष्ट्रपति के नाम से संसद में पेश किए जाते हैं। तो ये उनका कूटनैतिक या डिप्लोमेटिक शक्तियां भी होती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स लास्ट, इसके बाद एक कंटिन्यू चलेगा वीडियो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है, ये है हमारे पास आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। आपातकालीन पहले चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसमें 3 शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन होता है,
राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 352 राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 356, ये सब एक्सप्लेन किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। और एक और हो गया वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हो गया 360, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये आपातकाल शक्तियाँ किसको है प्राप्त, ये है राष्ट्रपति को प्राप्त। फ्रेंड्स एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था, उसको हम इसमें देख लेते हैं। एक पॉइंट छूट गया था, उसको देख लीजिएगा नोट्स में। थोड़ा सा नोट्स नहीं है, और जो पॉइंट छूट गया था विधायी शक्तियाँ, जो दूसरा हमने शक्तियाँ में उसमें छूट गया था ना, वो पॉइंट को थोड़ा सा देख लीजिएगा। विधायी शक्तियाँ, इसका मतलब ये विधानसभा में बिल पास होगा, विधानसभा में बिल पास होगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे राज्यपाल होंगे, राज्यपाल जी होंगे, ठीक है। अब ये राज्यपाल यहाँ पे अगर मान लीजिए कि द्वि सदन है, ठीक है, द्वि सदन किसी राज्य में है तो दोनों सदन पास होंगे। झारखंड में एक सदन ये है तो एक लोग विधानसभा में पास होगा। ये बिल साइन होने के लिए किसके पास चला जाएगा, राज्यपाल के पास, ठीक है। ये बिल को साइन करने के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। और राज्यपाल के पास अब देखिए वहाँ पर जो संसद था वहाँ पर राष्ट्रपति को 3 शक्ति प्राप्त था, यहाँ राज्यपाल को 4 शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ 1 शक्ति छूट गई थी। पहला क्या कर सकते हैं, पहला बिल को स्वीकृत एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा सुरक्षित रख सकते हैं, रख सकते हैं तीसरा क्या है, पूर्ण विचार के लिए लौटा सकते हैं या फिर राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज सकते हैं, राष्ट्रपति अगर वो पुनर्विचार के लिए अगर दोबारा विधानसभा में भेजते हैं तो अगर यहाँ अगर यहाँ पास हो जाता है बिल पुनर्विचार के बाद, और पुनर्विचार के बाद ये बिल जो है पास हो जाता है और अगेन ये चला जाता है राज्यपाल के द्वारा कहाँ पे, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्वीकृत के लिए क्या है, बाध्यकारी नहीं है। तो 1 पॉइंट छूट गया था यहाँ पे, ठीक है, तो उसको ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में दूसरा वीडियो लेक्चर है प्रेसिडेंट टॉपिक का, तो इसमें कंप्लीट किया, ये नेक्स्ट कंटिन्यूअस चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।